हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। केयर स्किल अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पे RACW ट्रेनर हूँ। तो हम जो कल टॉपिक जो हमारा कैरी ऑन करना था वो था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और बाकी एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ओम्स लॉ। किसी क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट के समानुपाती और रेजिस्टेंस के बीच क्रमानुपाती होता है, परंतु उस समय टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। यानी कहा जाए तो अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं करंट घटा तो वोल्टेज घटेंगे और करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ेंगे। बट ये चीज जब रेजिस्टेंस होता है तो उसके बीच क्रमानुपाती काम करता है। अगर करंट रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट होता है तो वोल्टेज भी इफेक्ट होगा। तो इसका जो सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो है VIR, यानी वोल्टेज निकालना हो तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट निकालना हो तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज अपॉन I। अगर आप इस चीज को देखा जाए, अगर आप इस परिभाषा को पूरा पढ़ते हैं तो इसमें एंड में लाइन लिखा हुआ परंतु उस समय टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। यानी जो कि टेम्परेचर जो नॉर्मल कंडीशन मान लो 35 डिग्री अगर टेम्परेचर चल रहा है तो वो 35 डिग्री ही होना चाहिए, या जिस टाइम पे अगर कोई मोटर है उसका जो वाइंडिंग है उसका जो टेम्परेचर है वो स्थिर होना चाहिए। जबकि ये काफी कंडीशन के अंदर ये स्थिर नहीं होता है, क्योंकि लोड के ऊपर भी रेजिस्टेंस में इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने से एम्पेयर बढ़ते हैं, और एम्पेयर बढ़ने की वजह से हीट लोड बढ़ता है मोटर के अंदर, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। दूसरी कंडीशन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ना, उसकी वजह से भी जो एम्पेयर और वोल्टेज है वो इफेक्ट होते ही होते हैं। तो काफी बार जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा AC है, अगर आप गैस नहीं है AC में तो वो 2 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर या 3 एम्पेयर तक चलता है। और अगर जैसे ही आप उसमें गैस चार्जिंग करते हो तो उसका जो एम्पियर है वो बढ़ के 7 एम्पियर 8 एम्पियर 9 एम्पियर तक चला जाता है। और अगर इस दरमियान अगर गर्मी तेज हो तो वो एम्पियर कुछ आधा 1 एम्पियर और बढ़ और घट सकता है। यानी लोड बढ़ने पे एम्पियर और वोल्टेज चेंज होते हैं और उसके अनुसार रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, ये आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार यदि प्रेशर अधिक होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अधिक होगा। यानी कहने का मतलब अगर जगह छोटी होगी, वॉल्यूम का मतलब है जगह। मान लीजिए जिस रूम में मैं अभी पढ़ाता हूँ, इस रूम के अंदर जो साइज है रूम का वो 10 बाई 10 है, और इसके अंदर 10 जने कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। यानी उस टाइम पे ना तो कोई ज्यादा हीट लोड बढ़ेगा, ना ही ज्यादा हीट लोड कम होगा, और ना ही किसी को बैठने में यहाँ पे परेशानी होगी। बट इन केस सपोज कीजिए मैं इसके अंदर 50 आदमी ले आता हूँ या 50 स्टूडेंट बैठा लेता हूँ, तो आपको भी पता है 50 स्टूडेंट आएंगे नहीं, और अगर आते हैं तो मुझे काफी स्टूडेंट को बहुत पास पास में बिठाना होगा, जिसकी वजह से उनका हीट लोड बढ़ेगा। यानी रूम के हिसाब से स्टूडेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, यानी पब्लिक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे दबाव और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे। अगर ये 10 बाई 10 का रूम है और मैं इसको बड़ा करके 10 बाई 20 का कर देता हूँ, तो उस हिसाब से 50 जनों की जो जनसंख्या है वो उसके लिए कम रहेगी। अगर उस रूम के अंदर अगर 70 जने 80 जने बैठ सकते हो तो मैंने 50 ही बिठा रखे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम बढ़ा, यानी जगह बड़ी हो गई और दबाव कम हो गया। तो ये नियम काम करता है आपके कंप्रेसर में काम करेगा अधिकतर, जो कि आप AC के अंदर कंप्रेसर की डिटेल पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को खींचेगा और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कंप्रेसर भी है जो बड़ी जगह से गैस को छोटी जगह में लेकर आता है, जिससे उस गैस के पार्टिकल बहुत पास पास में आएंगे। पास पास में आएंगे तो उनमें घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगा, और जिसकी वजह से हीट लोड बढ़ेगा और दबाव ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है क्योंकि आपने वॉल्यूम चेंज की है। तो ये बॉयल्स लॉ आपके कंप्रेसर में काम आएगा। देन आता है बेसिक सर्किट। सर्किट क्या है? सर्किट सिस्टम के लिए पूरा क्या चाहिए होता है? एक तो एनर्जी सोर्स चाहिए होगा, यानी ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए आपके पास में, जैसे बैटरी हो गई या जहां से पावर हाउस से आपके पास में सप्लाई आ रही है फेस न्यूट्रल, वो हो गया। देन हो गया एक क्लोज पाथ, यानी बंद विद्युत परिपथ। यानी आपको पूरा एक सर्किट चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से आई, उपकरण में यूज हुई और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी वापस चली गई। तो ये एक पूरा पाथ है, ये पूरा पाथ कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड है
ए डिवाइस विच यूज द एनर्जी, यानी वह उपकरण जो इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। सपोज कीजिए अगर जहां से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अब आप ना कोई बल्ब चलाते हैं, ना कोई फैन चलाते हैं, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलाते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको जनरेट करने से कोई फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। यानी जनरेट किस लिए कर रहे हैं, यानी हमें कोई ना कोई उपकरण चलाना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग तभी होगा जब कोई ना कोई उपकरण होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां से बन रही है वो तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग, देन पाथ जिसके थ्रू आपके उपकरण तक वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और उपकरण जो उस ऊर्जा का उपयोग, उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा, उसे हम कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। जैसा कि ये आपको एक बैटरी बताई गई है, ये एनर्जी का सोर्स है, ये बल्ब है जो इसकी इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइज करेगा, और ये क्लोज पाथ है जो इस बल्ब को चलाने का काम करेगा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब ये जो परिपथ है, यानी ये जो सर्किट है, ये कितने टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे 6 टाइप के सर्किट होते हैं: क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, सीरीज, पैरेलल एंड शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड सर्किट। ये कुल 6 टाइप के सर्किट होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है क्लोज सर्किट। करंट सर्किट में तभी फ्लो करेगा जब वह पूरा बंद होगा, इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। जनरली जो आप NC और NO, आप अगर आइसोलेटर देखेंगे और कॉन्टेक्टर देखेंगे, उनके ऊपर ये दिखा हुआ आता है NO और NC। तो NC का मतलब नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज मतलब ये पूरा विद्युत परिपथ बंद होगा, यानी आप जब स्विच ऑन करते हैं तो पूरा परिपथ चालू होता है। तो चालू कब होगा, जब वो बंद विद्युत परिपथ होगा तब। यानी जनरली अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो आप सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं ना, सर्किट को पूरा बंद कर रहे हैं, इसकी वजह से उपकरण चलेगा, जिसे हम कहते हैं NC यानी नॉर्मली क्लोज। देन सेकंड में आता है जब स्विच ऑफ होगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, यानी नॉर्मली ओपन। जनरली अगर आप स्विच को बंद करते हैं यानी ऑफ कंडीशन में लेके आते हैं तो आप परिपथ को खोल देते हैं, वो खुला परिपथ कहलाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते हैं और आपका जो बल्ब या जो भी उपकरण है वो चलना बंद हो जाएगा। फिर आता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। ये वाला जो सर्किट है ये सीरीज सर्किट कहलाता है, और ये वाला जो सर्किट है वो पैरेलल सर्किट होता है। यानी सीरीज सर्किट के अंदर एक फेस और एक न्यूट्रल होगा, और उनके बीच में सारे इक्विपमेंट जुड़े हुए होंगे। जैसे कि यहाँ से सप्लाई अगर निकलती है तो पहले इस फर्स्ट वाले इक्विपमेंट में गई, फिर यहाँ से क्रॉस होते हुए सेकंड वाले इक्विपमेंट में आई, फिर थर्ड इक्विपमेंट में आई। तो ये तीनों इक्विपमेंट लगातार काम करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक इक्विपमेंट खराब हो जाता है तो दोनों इक्विपमेंट, यानी जो टोटल 3 इक्विपमेंट है, तीनों में से अगर एक बंद हो गया तो बाकी के 2 भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट वाले इक्विपमेंट को अगर न्यूट्रल मिल रहा था तो वो इस उपकरण में से क्रॉस होकर आ रहा था, जो कि पहले वाले उपकरण को मिलना बंद हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर का इक्विपमेंट है उसको अगर फेस मिल रहा था तो वो पहले 2 में से क्रॉस होते हुए तीसरे में आ रहा था। तो इन केस अगर तीनों में से कोई भी अगर एक उपकरण अगर खराब होता है तो ये तीनों उपकरण बंद हो जाएंगे। जबकि पैरेलल के अंदर सबको सेपरेट न्यूट्रल और सबको सेपरेट फेस दिया जाता है। अगर यहाँ से सप्लाई निकलती है तो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, देन आगे भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, और यहाँ पे सबको एकदम पर्टिकुलर सप्लाई मिलेगी। इन केस अगर ये बीच वाला अगर इक्विपमेंट अगर बंद होता है तो बाकी 2 इक्विपमेंट बंद नहीं होंगे। ये वाला इक्विपमेंट भी चलता रहेगा और ये वाला इक्विपमेंट भी चलता रहेगा, क्योंकि फेस न्यूट्रल सबको बराबर मिल रहे हैं। तो ये जो सर्किट है ये कहलाते हैं सीरीज सर्किट और ये कहलाता है पैरेलल सर्किट। देन नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राउंड सर्किट और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोनों सिरे पॉजिटिव और नेगेटिव को बिना किसी रेजिस्टेंस के अगर आपस में जोड़ दिया जाए और स्विच ऑन किया जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यानी आप जो फेस और न्यूट्रल यूज करते हैं, फेस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, देन उपकरण में जाता है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस न्यूट्रल के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर आप बिना उपकरण का अगर फेस और न्यूट्रल को टच करते हैं, यानी आप बिना किसी रेजिस्टेंस का यूज किए अगर दोनों तार को टच करते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। ठीक है। देन आता है ग्राउंड सर्किट। ग्राउंड सर्किट यानी जब किसी मोटर, कोई भी एक मोटर है या इलेक्ट्रिक वाइंडिंग है, उस मोटर के अंदर वाइंडिंग अगर जल जाती है किसी भी कारण से, उसमें से
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसकी बॉडी में होने लग जाता है और अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको झटका महसूस होता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड सर्किट। ठीक है, जैसे काफी जने जो फील्ड में बोलते हैं मोटर जल गई, फूक गई, अर्थ हो गई, तो ये सारी चीज क्या कहलाती है, ग्राउंड सर्किट के अंदर इंक्लूड की जाती है। देन उसके बाद में आता है कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है गुड कंडक्टर और दूसरा होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मींस जिसका अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस कम हो और वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो होने देती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रुकावट के आगे जाने देती है। जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर वह पदार्थ जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता और इनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी यानी सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी या फिर रबर, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वह है जो किसी कंडीशन में अपने में से सप्लाई को क्रॉस होने देते हैं और कुछ कंडीशन के अंदर सप्लाई को क्रॉस नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये कुछ डायोड और जो ट्रांजिस्टर आते हैं ये इनसे वर्क करवाया जाता है, इनके अंदर कार्बन, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो ये किसी कंडीशन में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देंगे और किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद कर देंगे। थर्ड आता है आगे आता है, सॉरी थर्ड नहीं, इंसुलेटर। इंसुलेटर वह होता है जो अपने अंदर से विद्युत को नहीं गुजरने देता और इसका भी रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी अलग अलग तत्वों से बना होता है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं, लकड़ी है या रबड़ है या फिर प्लास्टिक है, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। हम उनमें और कुछ मिश्रण करके इंसुलेटर को तैयार किया जाता है। जैसे कि आप पोल के ऊपर ये लगा हुआ देखते हैं, ये चीनी मिट्टी का होता है और उसमें एक दो केमिकल मिला के इसको इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। और जैसे कि वायर के ऊपर आप देखते हो इंसुलेशन लगी हुई होती है, जो रबड़ लगी हुई होती है, इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जब सूरज की गर्मी हमारे पृथ्वी पे आती है तो उसके साथ कुछ हीट आती है और जब वो गर्मी है जो हमारे द्वारा यूज की जाती है, यानी पेड़ पौधों, जीव जंतु द्वारा उनका कंज्यूम किया जाता है, बट पूरी जो हीट है वो हम पूरी एनर्जी को यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस वातावरण से बाहर जाने लगती है। अब कुछ गैसें ऐसी होती है जो उस हीट को किसी भी वजह से वातावरण से बाहर नहीं जाने देती है और ये हीट जो है वो आपके पृथ्वी के पर्यावरण में आसपास में मौजूद रहती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उन गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, जो कि इस हीट को वापस नहीं जाने देती है। गैसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, ट्रीफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये कुछ गैसें हैं जो कि पहले अपने रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज की जाती थी, तो इनका मिश्रण ज्यादा होता था। अभी जो नई गैसें आने लगी हैं, जो कि कंपनीज गैसों के ऊपर शिफ्ट हो रही है, नई गैसों के ऊपर, R22 को छोड़ के अब R290, R32, R410, या फिर फ्रिज की बात करें तो R601 पे आई है। तो ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा बचाती हैं, जिसकी वजह से हम नई गैसों को अपनाना चालू कर चुके हैं। तो इन गैसों के बारे में भी हम आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और बाकी जो भी आपको कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और आप मैसेज भी लिंक में डाल सकते हैं। हम आपको शॉर्ट टाइम में उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।